मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए जल्दी से आ जाइए, क्लास स्टार्ट होने वाली है। शाम के 7 बज रहे हैं, जैसा कि आपका कमिटमेंट था हमारे प्रति कि 7 बजे आप उपस्थित हो जाएंगे। मैं आ गया हूं, जल्दी से आप भी लाइव आ जाइए। तो कक्षा आरंभ करें। ये कक्षा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC 2024 और MP SET और मध्य प्रदेश के व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का। अब MPPSC में वेटेज ज्यादा बढ़ गया है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में अपन MCQ चला रहे हैं आप लोगों के लिए, तो इसका लाभ लीजिए। जल्दी सारे बच्चे जुड़ जाइए। तो कक्षा आरंभ करें और बताइए आवाज प्रॉपर आ रही है? जल्दी से आप बता दीजिए कि आवाज प्रॉपर आ रही है तो कक्षा आरंभ की जाए आपकी। जैसा कि आपको पता है कि हम MP सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन पढ़ रहे हैं। कल हम आपको बताए थे कि विभाजन किस किस आधारों पर हुआ था। एक तो प्रशासनिक विभाजन था, जिसमें हम मध्य प्रदेश राज्य को संभागों में, जिलों में और तहसीलों में और गांव में बांटे हुए थे। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, कल चर्चा हुई थी। और एक प्राकृतिक विभाजन था जो आपके सामने है। मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टिकोण से हम मुख्य रूप से 3 और कंप्लीट 7 भागों में डिवाइड किए थे। 1 नवंबर 2000 के बाद जो वर्तमान स्थिति है वो आपके सामने है भौगोलिक विभाजन की। एक मध्य भारत का पठार है जो MP के 10.7% एरिया पर फैला हुआ है, दिख रहा होगा आपको। ये MP का उत्तरी भाग है, जिसे हम चंबल उप आंध्र प्रदेश भी कहते हैं। चंबल यहाँ की प्रमुख नदी है और चंबल भारत में सबसे बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण करती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कल भी बताया था। ये वाला भाग और इसके जस्ट जो नीचे वाला भाग है, ये जो है विंध्य कगार प्रदेश है। विंध्य कगार प्रदेश है, जिसे हम रीवा पन्ना का पठार भी कहते हैं। ये जो है इसके नीचे वाला भाग है और इसके साइड में है बुंदेलखंड का पठार और ये मालवा का पठार। ये सारा कुछ जो आता है जो मध्य उच्च प्रदेश का हिस्सा है। मध्य उच्च प्रदेश में कुल 5 पार्ट में डिवाइड है मध्य उच्च प्रदेश, कल हम आपको बताए थे, वही है ये। और एक नर्मदा सोन घाटी है जो इस तरह पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है और 27.4% एरिया पर फैली हुई है। मालवा के बाद ये MP का सबसे बड़ा भौगोलिक विभाजन है। एक सिंपल प्रश्न कभी आता है कि MP का सबसे बड़ा भौगोलिक विभाजन कौन सा है, तो मालवा का है। मालवा का जो पठार है वो 28.2% एरिया पर फैला हुआ है। और दूसरा बड़ा पार्ट है नर्मदा सोन घाटी, जहां नर्मदा बहती रिफ्ट वैली बनाती है। और तीसरा भाग है ये वाला भाग जो है बुंदेलखंड का पठार, इसे हम बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार, जो 7% एरिया पर फैला हुआ है। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जो विभाजन है वो ये एरिया है। इसे हम पूर्वी पठार भी कहते हैं। आज इसी संबंधित क्वेश्चन हम बात करेंगे। इसका पार्ट बचा हुआ है, आज इसको हम खत्म करेंगे आपके साथ, तो ध्यान रखें। और ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी है। तो इतने सारे पार्ट हैं। तो फिर सुन लीजिए एक बार, मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से 3 भौगोलिक भागों में बांटा गया है और कुल 7 भौगोलिक पार्ट हैं, जो हम आपको कल भी चर्चा के दौरान बताए थे। ये भौगोलिक विभाजन है मध्य प्रदेश का। जल्दी से बेटा जुड़ जाइए। अंकुल शर्मा प्रणाम, खुश रहो बेटा। चलिए तो पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए आरंभ कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का MCQ। जल्दी से जुड़ जाइए बच्चों। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भूविज्ञान की दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है। प्रश्न आपको दिख रहा है कि मध्य प्रदेश
भूवैज्ञानिक दृष्टि से बेटा आवाज साफ आ रही है? कमेंट करके बताइए कि आवाज प्रॉपर आ रही है। विंध्य शैल का, दूसरा ऑप्शन है गोंडवाना लैंड का, तीसरा है दक्कन ट्रैप का और चौथा है अंगारा लैंड का। जल्दी से बच्चों बताइए। अभी किसी का आंसर नहीं आया है बेटा, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए तो ध्यान रखें, भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से गोंडवाना लैंड का भाग है। बी आंसर सही है। अकुल आपका, आपने बी आंसर लगाया है, बिल्कुल सही है। सुनिए, इन चट्टानों का जो निर्माण है कार्बनी फेरस युग से जुरासिक युग के बीच हुआ था। तो ध्यान रखना बेटा कि अगर प्रश्न ये आए कि गोंडवाना लैंड की चट्टानों का विकास क्रम क्या है, तो आप आंसर देंगे कार्बनी फेरस युग से जुरासिक पार्क का, जो जुरासिक क्रम का जो था उसके बीच हुआ था। बोलो बेटा। हाँ, और अगला प्रश्न यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो भी आप बताएंगे गोंडवाना लैंड की चट्टानों में। ये इसके सप्लीमेंट्री प्रश्न है, तो आप अच्छी तरह से इनको नोट भी कर सकते हैं। यानी कि याद रखना है आपको कि दुनिया में और भारत में 98% कोयला गोंडवाना लैंड की चट्टानों से ही प्राप्त होता है। गोंडवाना लैंड की चट्टानों से ही प्राप्त होता है। क्या यह बात आपकी समझ में आ गई है कि भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से एमपी किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का है। पूरा साउथ इंडिया इसी का भाग है। और भारत में 98% कोयला इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है। और इन चट्टानों का निर्माण कार्बनी फेरस युग से लेकर जुरासिक युग तक हुआ था। तो इतने सारे प्रश्न आपने इसमें सुने, क्या आपके समझ में आए हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यह प्रश्न आपका क्लियर है कि नहीं है। जल्दी बताइए बच्चों, फिर आपको इसमें कुछ और चीजें हम बताते हैं। अगर आपने विश्व का भूगोल पढ़ा हो तो आपको याद होगा जो आज पृथ्वी पर आप 7 महाद्वीप और 7 महाद्वीप देखते हैं और महासागर देखते हैं, पहले ये पूरा पृथ्वी एक स्थलखंड का भाग था। बेटा काय का भाग था? एक ही स्थलखंड का भाग था। ये आज 7 महाद्वीप हैं, पहले 7 महाद्वीप नहीं थे, एक ही महाद्वीप था। और उसको जो है, जो ये स्थलखंड था, और इस स्थलखंड को क्या बोलते थे? पेंजिया कहते थे। बड़े ध्यान से सुनना बेटा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको पढ़ने को मिलेगा। पूरी दुनिया पहले एक स्थलखंड हुआ करता था जिसे हम पेंजिया कहते थे, और इस पेंजिया के चारों तरफ एक महासागर था जिसे हम पैंथलासा महासागर कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? पैंथलासा महासागर कहते थे। कई करोड़ों वर्ष बाद इस पेंजिया में विस्फोट हुआ। क्या हुआ बच्चों? इस पेंजिया में विस्फोट हुआ और ये पेंजिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। जो ऊपर वाला भाग कहलाया, इसे हम बोलते थे अंगारा लैंड। क्या कहते थे बेटा? अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला भाग था उसे हम गोंडवाना लैंड कहते थे। अब आपके बात समझ में आ रही है?
गोंडवाना लैंड कहते थे। और इन दोनों के जो बीच का भाग था, जो पैंथलासा महासागर था, ये दोनों के बीच में आ गया, इसको नाम दिया टेथिस महासागर। आपने कई बार प्रश्न लगाए होंगे, तब देखा होगा एक प्रश्न आता है कि जहां आज हिमालय खड़ा हुआ है वहां पर पहले कौन सा महासागर था, तो टेथिस महासागर है। फिर यही गोंडवाना लैंड ये खिसकेगा ऐसे, और ये इसे हम यूरेशिया भी कहते हैं, और ये यूरेशियन प्लेट से टकराएगा तो फोल्ड पड़ने से हिमालय बना। और आज भी इसी से भारत अलग होगा, केवल प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर ये खिसके ऊपर, तो इसका फोल्ड पड़ने से लेंथ बढ़ा और हिमालय का निर्माण हुआ। तो बेटा यही गोंडवाना लैंड है, इसी का भाग है मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत का पठार। बेटा आपके समझ में आया है तो जल्दी से यस बताइए। अगला प्रश्न ले, तो प्रश्न क्लियर है कि एमपी किसका भाग है, गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड का निर्माण कब हुआ, कार्बोनिफेरस युग में आरंभ हो गया था और जुरासिक एज तक कंप्लीट हो गया, और गोंडवाना लैंड ये वाला पार्ट था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 2 है जो आपकी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के रूप में महादेव उपक्रम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप बता पाएंगे अगर प्रयास करेंगे तो, जल्दी करिए। मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के रूप में महादेव उपक्रम को अन्य किस नाम से जानते हैं? जबलपुर श्रेणी, या देवरी उपक्रम, तलचर उपक्रम, या पचमढ़ी उपक्रम? जल्दी से आंसर दीजिए प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आंसर दीजिए। अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया है। जल्दी से आंसर। अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया बेटा। चलिए मैं बताता हूं, इस महादेव उपक्रम को पचमढ़ी उपक्रम के नाम से भी जानते हैं। आपने देखा होगा महादेव पर्वत सतपुड़ा मैकल श्रेणी का भाग है। इसी महादेव पर्वत पर एमपी का हाईएस्ट पॉइंट धूपगढ़ है। अगले क्वेश्चन में हम चर्चा करेंगे इस पर। यह बात आपकी समझ में आ गई है कि मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के रूप में महादेव उपक्रम को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे पचमढ़ी। पचमढ़ी के बारे में आप जानते हैं तो ध्यान रखना, पचमढ़ी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। पहली बात तो ये, पहला प्रश्न क्या कि पचमढ़ी एमपी किस जिले में है? तो आप बताएंगे होशंगाबाद जिले में। जिले का नाम आता है तो आप होशंगाबाद बताएंगे। और किस नदी के किनारे है? तो आप बता देंगे तवा नदी के किनारे। बात समझ में आ रही है? अगला प्रश्न होगा कि मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो भी आप बताएंगे पचमढ़ी। बात समझ में आ रही है? तो बेटा एक प्रश्न हो गया किस जिले में है, एक प्रश्न हो गया किस नदी के किनारे है, और तीसरा प्रश्न हो गया कि पर्यटकों का स्वर्ग। चलिए दो प्रश्न आपके लिए है, एक पर्यटकों का स्वर्ग और एमपी में पर्यटन नगरी किसे कहते हैं। ये आप जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए कि पर्यटन नगरी एमपी में किसे कहा जाता है। तो बेटा पर्यटकों का स्वर्ग कहते हैं। आपके लिए बड़ा प्रश्न क्या है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन नगरी किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है? बेटा ये आपके लिए प्रश्न है, यहां मैं आपको और बताने वाला हूं। तो एक प्रश्न बेटा क्या हुआ, किस जिले में है, किस नदी के किनारे है और पर्यटकों का स्वर्ग कहते हैं। एक प्रश्न और कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म कालीन राजधानी, इसे भी हम पचमढ़ी कहते हैं।
मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो भी आंसर क्या आएगा? पचमढ़ी। अगला प्रश्न देखिए, ये 4 प्रश्न हो गए बेटा। अब 5वां प्रश्न देखिए इस संबंधित कि किसे बोलते हैं सतपुड़ा की रानी, तो भी आप बताएंगे पचमढ़ी। समझ में आ रहा है बेटा कि सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? तो भी पचमढ़ी। अगला प्रश्न सुनिए, मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहां हैं? तो भी पचमढ़ी। समझ में आ रहा है? और प्रश्न नंबर अगला कि मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित केंद्र बायोडायवर्सिटी सेंटर, वो भी पचमढ़ी। तो इतने सारे प्रश्न पचमढ़ी पर बनते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? जल्दी बताइए। तो महादेव पर्वत को हम पचमढ़ी उपक्रम के नाम से भी जानते हैं और पचमढ़ी के बारे में इतने सारे क्वेश्चन जो से कनेक्टेड थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए बच्चों। चलिए अगला प्रश्न उठाएं बच्चा। ये बात आपकी समझ में आ गई? चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है कि इनमें से कौन सी चट्टान नवीनतम चट्टान है? इनमें से कौन सी चट्टान नवीनतम चट्टान है? जल्दी से बेटा बताइए, इनमें से कौन सी चट्टान नवीनतम चट्टान है? धारवाड़, आर्कियन, टेरिसरी या गोंडवाना चट्टान? जल्दी से बताइए बच्चों। अभी किसी ने आंसर नहीं दिया है, जल्दी बताइए बच्चों। चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं। सबसे नवीनतम चट्टान है टेरिसरी। तो ध्यान रखेंगे, सबसे जो नवीनतम चट्टान है वो कौन सी है बेटा? टेरिसरी चट्टान है। कौन सी बेटा? टेरिसरी चट्टान है। इसका जो निर्माण है जो है हिमालय के साथ हुआ। ओके, हिमालय के साथ में इसका जो है आरंभ हुआ था और ये मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी में पाई जाती है। तो ध्यान रखना, निर्माण कब हुआ? हिमालय के साथ। और कहां पाई जाती है? तो आप बताएंगे नर्मदा सोन घाटी में। तो ये तो बेटा इस प्रश्न का आंसर हुआ कि आप बता पाएंगे कि जो है कौन सी चट्टान नवीनतम है। और अगर यह प्रश्न आता है कि सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है, तो आप बताएंगे आर्कियन। तो सुन लीजिए, भारत में सबसे पुरानी या ओल्डेस्ट चट्टान कौन सी है? तो आप बताएंगे बेटा आर्कियन। ये प्रश्न आप याद रखें कि सबसे पुरानी कौन सी चट्टान है और आर्कियन चट्टान, और सबसे नई चट्टान कौन सी है? तो टेरिसरी चट्टान है। प्रश्न क्लियर है? जो प्रश्न है उसका आंसर टेरिसरी हो गया। और इससे एक प्रश्न और जोड़ दिया मैंने कि भारत में जो सबसे पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं वो कौन सी हैं। तो आपको पता होगा कि भारत में जो प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहे हैं, पहले जो भारत था गोंडवाना लैंड का जब निर्माण हुआ तो इस पार्ट में कुल 6 चट्टानें पाई जाती थी। उनमें सबसे पुरानी चट्टान थी आर्कियन। बेटा कौन सी चट्टान थी? आर्कियन चट्टान थी। आपने सुना होगा आर्कियन चट्टान, धारवाड़ चट्टान, कडप्पा
ये नाम उन स्थानों के नाम पर पड़े हैं जहां ये पाई जाती हैं। जो धारवाड़ कर्नाटक में है, कडप्पा आपका जो है आंध्र प्रदेश में है, तो ये चट्टानें बनी थी। तो प्रश्न मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा कि भारत में सबसे नई चट्टानें कौन सी हैं? टर्शरी हैं। इनका निर्माण हिमालय के साथ हुआ और ये मध्य प्रदेश में कहां पाई जाती हैं? तो नर्मदा सोन घाटी में पाई जाती हैं। यहां एक प्रश्न मैंने और जोड़ दिया है कि भारत में सबसे पुरानी चट्टान अगर आता है तो आप बताएंगे आर्कियन चट्टान है। फिर धारवाड़, कडप्पा, विंध्यक्रम, गोंडवाना, ये चट्टानों के नाम है जो पाई जाती थी। ये हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। बात समझ में आ गई बेटा? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से उद्गमित होकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां किस नदी में मिल जाती हैं? किस नदी में मिल जाती हैं? और आपके विकल्प हैं नर्मदा, ये ताप्ती है, नर्मदा, ताप्ती, यमुना और सोन। ये चार विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। जल्दी से बच्चों बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बेटा बताइए किसका सही आंसर क्या होगा। अभी किसी ने आंसर नहीं दिया है बेटा। अरे आंसर तो दिया करो, क्या होगा? गलती तो हो जाएगा भाई, यहां तो मैं हूं संभाल लूंगा, वहां पर कौन होगा जो आपको संभालेगा? जब यहां गलती करेंगे तो वहां गलतियां नहीं होंगी। जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। अभी आंसर किसी का नहीं आया है। चलिए मैं आंसर देता हूं। यमुना, यमुना नदी में मिल जाती हैं। तो बेटा याद रखेंगे कि मालवा के पठार से उद्गमित होने वाली नदियां कहां मिलती हैं? यमुना में। और यमुना गंगा में मिल जाती है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप बड़े ध्यान से सुने। आपको मैंने अभी बताया था कि जो हम जब पठार बता रहे थे आपको, ये देखिए, ये जो मालवा का पठार है इसका जो ढाल है उत्तर की तरफ है। तो आप और आपका विज्ञान कहता है कि पानी हमेशा ऊंचाई से नीचाई की तरफ बहता है। तो यहां से जितनी भी नदियां निकलती हैं वो उत्तर की ओर बहती हैं और फिर पूरब में मुड़ जाती हैं। और यमुना आपके उत्तराखंड से निकलकर इलाहाबाद में गंगा से ऐसे जाके मिलती है। तो ये नदियां उत्तर की तरफ बहते हुए कहां मिलती हैं? यमुना में मिलती हैं। कुछ जैसे चंबल है, यमुना में मिलती है ना? तो छिप्रा चंबल में मिल जाती है। तो कारण ढाल उत्तर की तरफ है मालवा के पठार का, इसलिए ये नदियां उत्तर की ओर बहते हुए यमुना तंत्र में मिलती हैं। और यमुना तंत्र नर्मदा का सहायक तंत्र है। तो एक प्रश्न और बनता है, जब हम आपको नदियां पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है। उसमें आपके ऑप्शंस होंगे नर्मदा नदी तंत्र या गंगा नदी तंत्र। तो याद रखना नर्मदा नहीं लगाना है, गंगा नदी तंत्र लगाना है, क्योंकि मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग से बहने वाली नदियां सब गंगा में मिलती हैं। इसलिए गंगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। नदी तंत्र वो होता है जिसमें सहायक नदियां अधिकतम मात्रा में मिलती हैं। तो ये बेटा प्रश्न क्लियर हुआ आपका कि यहां की नदियां जो है क्यों बहती हैं उत्तर की ओर और कहां मिल जाती हैं? यमुना में। तो प्रश्न क्लियर है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस पठार की नदियां उत्तर और फिर पूर्व में क्यों बहती हैं, क्योंकि मालवा का पठार का जो ढाल है वो उत्तर की तरफ है और पानी हमेशा ऊंचाई से नीचाई की तरफ बहता है। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला प्रश्न उठाते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मालवा का पठार नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है, वाटर डिवाइडर के रूप में कार्य करता है? ये आपके विकल्प हैं। पहला है ताप्ती, दूसरा है सोन, तीसरा है बेतवा और चौथा है चंबल।
जल्दी से बच्चों बता दीजिए कि क्या आंसर रहेगा बेटा, जल्दी बोलो बेटा, अभी किसी का आंसर नहीं आया है। जल्दी से आंसर दो बेटा। अंकुल शर्मा कह रहे हैं बी। बेटा बी नहीं है, बी आंसर नहीं है बच्चा। एक बार प्रयास फिर करो, एक प्रयास और करिए। चलिए मैं बताता हूं। चंबल, मालवा का पठार नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है? तो उसका आंसर क्या होगा बेटा? चंबल नदी। बात समझ में आ गई है? चलिए चलिए एक प्रश्न आप बता दीजिए कि चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? जल्दी से बताइए बेटा एक प्रश्न और, कि चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? जल्दी से बता दीजिए। और एक थोड़ा सा कठिन प्रश्न है कि चंबल नदी के साथ एक और नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है? तो ध्यान रखें, मैं आंसर दे देता हूं आपको कि ये महू जो जगह है, जो महू है, यहां पर दो नदियों का उद्गम होता है, एक चंबल और दूसरी नदी का नाम है गंभीर। ध्यान रखना बेटा कि महू जो बाबा साहेब अम्बेडकर का बर्थ प्लेस भी है, भारत का राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान भी है, और वार मेमोरियल इंडिया का भी महू में है। उसी महू इंदौर से दो नदियों का जन्म होता है, एक का नाम है चंबल और दूसरी का नाम गंभीर है। हालांकि हम नदियों वाले चैप्टर में आपको डिटेल में आपको इसके बारे में प्रकाश डालेंगे, बट यहां चूंकि आया है शब्द सुन लीजिए। और इसी महू में भगवान परशुराम का जन्म स्थान भी है। ध्यान रखना, भगवान परशुराम का भी अवतार है। त्रेता युग में राम के पहले जो परशुराम का बर्थ होता है। राम 9वें अवतार हैं, परशुराम भगवान 8वें अवतार हैं, और 10वें भगवान बुद्धा को माना गया है। अभी भारतीय सनातन में 10 अवतारों की चर्चा होती है, तो 8वें अवतार भगवान जो परशुराम हैं, उनका जो बर्थ प्लेस है वो भी महू में है। और एक बहुत शानदार प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं जो एमपीपीएससी ने पूछा था। आपसे मैं प्रश्न पहले पूछता हूं फिर मैं आंसर बताऊंगा कि गंभीर नदी पर जो डैम बना है उससे मध्य प्रदेश के किस शहर को वाटर सप्लाई होती है? प्रश्न इस रूप में आया था कि इंदौर शहर को वाटर सप्लाई किस परियोजना से होती है? तो उसका नाम है यशवंत सागर झील। यशवंत सागर झील, और यशवंत सागर जो झील है वो इसी गंभीर नदी पर बनी हुई है, और इस गंभीर नदी का बर्थ महू इंदौर से होता है। तो क्या यह प्रश्न आपकी समझ में आया है? चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, बड़े काम आएगा 23 जून को आपको, जब आप परीक्षा में होंगे और ये बोर्ड के क्वेश्चन आपको वहां दिख रहे होंगे, तब आपको समझ में आएगा। चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला है जो मालवा के पठार में सम्मिलित नहीं है? जो मालवा के पठार में सम्मिलित नहीं है। चलिए, पहला ऑप्शन है नीमच और सीहोर, दूसरा ऑप्शन है उज्जैन और रतलाम, और तीसरा ऑप्शन है देवास और विदिशा, और चौथा ऑप्शन है बैतूल और नरसिंहपुर। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर बच्चों दे दीजिए कि भैया कौन सा जिला मालवा के पठार में शामिल नहीं है। अभी किसी ने आंसर नहीं दिया है बच्चा? अभी किसी का आंसर नहीं आया है? अकुल,
प्रयास करिए। चलिए, मालवा के पठार में कुल जिलों की संख्या 19 है। पहली बात तो ये याद रखें, एक प्रश्न याद रखें कि मालवा के पठार में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो 19 है। और ये आपको पहले से ही बताया है मैंने कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो भौगोलिक विभाजन है वो मालवा का पठार है, जो एमपी के कुल एरिया के 28% से अधिक भाग पर फैला हुआ है। यानी कि सबसे बड़ा जो भौगोलिक विभाजन मालवा का पठार है। और मालवा का पठार एक ऐसा पठार है जहां ब्लैक सॉइल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। और इसी पठार के बारे में फायान कहता है कि दुनिया का सबसे अच्छा जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वो मालवा का पठार है। और एक प्रश्न और कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आर्थिक विकास किस पठार का हुआ है, तो भी आंसर होगा मालवा का पठार। और क्यों हुआ है इसका कारण और भी है। इसका कारण है कि यहाँ की जो वर्षा की मात्रा है वो 75 से 125 सेंटीमीटर है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आदर्श वर्षा। और जिस क्षेत्र में बेटा आदर्श वर्षा होती है वहां फसलें अच्छी होती हैं। ये रीजन है मालवा के पठार का ग्रोथ होने का। तो क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए, नीमच और सीहोर मालवा के पठार में है, उज्जैन रतलाम मालवा के पठार में है, देवास और बिदसा भी मालवा के पठार में है। तो बैतूल और नरसिंहपुर ये मालवा के पठार में नहीं है। क्लियर है बच्चा? दो प्रश्न और सुन लीजिए। एक सिंपल सा प्रश्न आता है कि मालवा के पठार में कितने जिलों में कर्क रेखा निकलती है? बहुत शानदार प्रश्न है। तो आप आंसर लगाएंगे 9 जिलों से। एक प्रश्न तो ये हो गया। अब एक सामान्य प्रश्न है कि मालवा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप तो नोटबुक रख के बैठिए। एक प्रश्न क्या बन रहा है कि मालवा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे अशोकनगर को। जब से अशोकनगर जिला बन गया है तब से अशोकनगर को कहा जाता है। और जब अशोकनगर नहीं था तो इसका आंसर गुना होता था। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, व्यापम और पीएससी वाले भांग खाए बैठे हुए हैं। कई बार वो ऑप्शन में अशोकनगर नहीं देते, उस कंडीशन में आपको गुना लगाना पड़ेगा। कई बार प्रश्न ऑप्शन के हिसाब से सही होते हैं। केवल ज्ञान से लड़ाइयां नहीं जीती जाती, केवल जोश से नहीं जीती जाती, आप होश में भी हो। और होश में कब आएगा? जब आप लगातार प्रैक्टिस पेपर लगाएंगे किसी हम जैसे पागल टीचर के साथ में बैठ के, तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं। कई लोग बहुत किताबें पढ़ते हैं, परीक्षा में फेल हो जाते हैं, कारण उन्होंने एमसीक्यू नहीं लगाए। जो छोटी छोटी अशुद्धियां होती हैं वो एमसीक्यू के साथ ही निकलेंगी। और एमसीक्यू लगाने का एक अपना तरीका होता है जो मैं आपसे लगवा रहा हूं। कई बच्चे मैंने देखे एमसीक्यू लगाते हैं, किताब रख ली और आंसर लगाया। अब उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो पहले कहते हैं उज्जैन सही है, फिर कहते हैं देवास सही है, फिर उन्होंने पन्ना उठाया थोड़ा सा और अरे हाँ उज्जैन ही सही है। इस तरह आप कभी मत लगाना बेटा, ये आत्मघाती गोल होगा। उस समय तो आपको अच्छा लगेगा, प्रश्न 90 लग गए हैं, लेकिन जब आप परीक्षा में जाएंगे तो आप 60 भी नहीं लगा पाएंगे। जब भी एमसीक्यू लगाएं, पेपर और एक पन्ना आपके पास होना चाहिए, किताब आपके पास में नहीं होना चाहिए। आप जितना गलती करें, अगर आपने इस तरह चीटिंग की तो आप अपने साथ चीटिंग कर रहे होंगे। एक प्लेन पेपर पर आंसर लगाइए, फिर देखिए कितने आंसर सही हैं, तब मालूम चलेगा कि आप कितने पानी में। कई बच्चे ऐसे लगाते हैं, थोड़ा पन्ना उठाया और कहा अरे सी, हाँ मैं सी तो लगाने वाला था, सही है हमारा सही है। ये आत्मघाती गोल है, ऐसा कभी ना करें बच्चों। चलिए, तो अशोकनगर मालवा का प्रवेश द्वार, ओके। और ये सागर तक फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है? सागर तक। कुल जिलों की संख्या 19। फिर सुन लीजिए एक बार कि मालवा के पठार में कौन सम्मिलित नहीं है। ये तो बड़ा सिंपल आंसर है, लेकिन मालवा के पठार में इतने सारे क्वेश्चन। एमपी का सबसे बड़ा भौगोलिक भाग मालवा का पठार, कितने भाग पर फैला हुआ है? 28% से अधिक भाग पर। कितने जिले हैं? 19 जिले। मालवा पठार में कितने जिलों से कर्क रेखा निकलती है? 9 जिलों से। मालवा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? अशोकनगर को। कहां तक फैला हुआ है? सागर तक फैला हुआ है।
और इसके बारे में फायान ने क्या कहा है, तो सबसे बेस्ट जलवायु क्लाइमेट यहीं का है। और एमपी का सबसे विकसित भौगोलिक भाग कौन सा, मालवा पठार। क्यों है, क्योंकि यह आदर्श वर्षा होती है। कभी कभी ऐसे भी आता है कि आदर्श वर्षा की मात्रा क्या होती है, तो भी आप बता पाएंगे 75 से 125 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा, जो चीज चाहे आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। और कुल आपका आंसर सही था, डी लगाया आपने, बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका, शाबाश। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठारों की नदियां आमतौर पर किस दिशा में प्रवाहित होती हैं। जब तक आपको एमपी की भूगोल की विस्तृत जानकारी नहीं है, आप नदियां बहा नहीं पाएंगे। नदियां तो बहेंगी बट आपके समझ में नहीं आएंगी। आपको पता होना चाहिए कि एमपी की नदियां नॉर्थ में कौन सी बहती हैं, ईस्ट में कौन सी बहती हैं, वेस्ट में कौन सी बहती हैं और साउथ में क्यों बहती हैं। उनका एक रीजन है कि ऊंचाई जहां ज्यादा होगी वहां से नदियां फ्लो करेंगी। हां, इसके कुछ अपवाद भी हैं ऊंचाई के, जैसे नर्मदा घाटी, क्योंकि वो रिफ्ट वैली में बहती है। ताप्ती वो रिफ्ट वैली में बहती है, इसलिए अपोजिट बहती है, अदरवाइज नहीं बहती अगर वो रिफ्ट वैली में नहीं बहती होती तो। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, परीक्षा केवल फैक्ट की नहीं होती, नहीं तो रटने वाले टॉप करते। परीक्षाएं सिविल की कॉन्सेप्ट बेस की होती हैं। तो चलिए जल्दी से बताइए बेटा कि मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठारों की नदियां आमतौर पर किस दिशा में प्रवाहित होती हैं। जल्दी से बोलिए। पहला ऑप्शन है आपका पश्चिम और उत्तर पश्चिम, पूर्व, उत्तर और उत्तर पश्चिम और पश्चिम। जल्दी से बेटा आंसर दीजिए। अकुल आपका आंसर बेटा नहीं आया है, जल्दी से बेटा बोलिए आंसर। चलिए कोई बात नहीं, उत्तर और उत्तर पश्चिम। तो बेटा कहां बहती हैं, उत्तर और उत्तर पश्चिम। देखिए फिर सुनिए, मध्य भारत के पठार के बारे में बात कर रहा है। पहले हमने जो बात की थी वो मालवा का पठार था, तो मालवा के पठार का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है, इसलिए वो उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं मालवा की नदियां। और मध्य भारत पठार की जो नदियां हैं वो उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर बहेंगी। जैसे इस पठार की नदियां कौन सी हैं बेटा, चंबल है आपको पता है, पार्वती है आपको पता है, कूनो है आपको पता है, सिंध है आपको पता है और काली सिंध है। बेटा ये सिंध दो है, एक काली सिंध, और इनका जो ढाल है वो उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर है, इसलिए ये प्रश्न क्या है, मध्य भारत का है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया कि ये क्यों ढाल इधर की तरफ है और ये चंबल में मिल जाती है और चंबल यमुना में जाके मिल जाती है। चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और जबकि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, बनास, जो राजस्थान से आती है, अरावली से, राजस्थान की नदी है। क्लियर है बच्चा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बच्चों स्पीड ज्यादा तो नहीं है, आप समझ पा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मिकाई चोटी है, गुडविल चोटी है, धूपगढ़ चोटी है या कास्कोड चोटी है। ये आपके चार विकल्प हैं आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बता दीजिए। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है बच्चा आपको। अभी किसी ने आंसर नहीं दिया है। अकुल का आंसर आ रहा है सी। बेटा सी नहीं है, धूपगढ़ नहीं है, फिर आंसर दीजिए बेटा। चलिए मैं बताता हूं, गुडविल। गुडविल विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। इसको हिंदी में सद्भावना चोटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, सद्भावना चोटी कहते हैं।
तो एक प्रश्न बेटा ये हुआ सिंपल बनान फैक्ट कि विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब प्रश्न ये भी हो सकता है कि भैया कि ये किस जिले में पाई जाती है, तो आप बताएंगे दमोह जिले में पाई जाती है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 752 मीटर है। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है कि गुडविल या सद्भावना चोटी किस जिले में है और लेंथ कितनी है, और ये विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है। बात आपकी समझ में आ गई है बच्चा? जल्दी बोलिए। गुडविल, अकुल, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है कि गुडविल सबसे ऊंची चोटी है, सद्भावना चोटी सबसे ऊंची है विंध्याचल की। चलिए एक प्रश्न और यहां हम आपके लिए लिख रहे हैं। कई बार ये पूछा गया है इसी वर्ड का, इसे वर्ड से मुझे याद आ गया है कि सद्भावना दिवस कब मनाते हैं। हमें तो भैया प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न जोड़ने हैं और उनके आंसर हमें पता होना चाहिए। एक तो प्रश्न ये हुआ कि कब मनाते हैं, और दूसरा प्रश्न ये होगा कि किसकी याद में मनाते हैं। जल्दी से बता दीजिए। इस प्रश्न से अलग है, स्टैटिक जीके का प्रश्न है कि सद्भावना दिवस किसकी याद में मनाते हैं और कब मनाते हैं। जल्दी से बेटा बताइए। आप बेटा बता पाएंगे? यह प्रश्न एमपीपीएससी पूछ चुका है। अभी किसी ने आंसर नहीं दिया बच्चा? चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं। तो पहली बात तो ये कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 21 अगस्त को। 21 अगस्त को जो है ये सद्भावना दिवस मनाया जाता है। क्लियर? सॉरी, 20 अगस्त को। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। अब किसकी याद में मनाते हैं, तो याद रखें भारत के सबसे युवा पीएम जिन्हें हम राजीव गांधी के नाम से भी जानते हैं, पप्पू के पापा। भैया बुरा नहीं मानना अगर आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, हमें तो आपको केवल याद कराना है तो बोल रहा हूं, है ना। कुछ लोग कहते हैं पप्पू के पापा, उनका नाम है राजीव गांधी। राजीव गांधी का जो बर्थडे है उसको पूरा देश सद्भावना दिवस के रूप में मनाता है, और उनका जो बर्थ डेट है 20 अगस्त है, इसी को मनाते हैं सद्भावना दिवस। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। एक प्रश्न और बन जाता है कि भारत में कंप्यूटर क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भी आप राजीव गांधी के बारे में बताएंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं, अभी इसके बारे में इतनी बात करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है कि मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत जवेरा का गुंबद स्थित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जल्दी से बताइए बच्चों। अब कुल आपने बिल्कुल सही आंसर दिया था, 20 अगस्त, राजीव गांधी, बहुत बढ़िया, शानदार बेटा। हाँ, तो जुबेरा गुंबद का जो है किस पठार के अंतर्गत आता है। पहला विकल्प आपका रीवा पन्ना का पठार है, दूसरा विकल्प आपका बुंदेलखंड का पठार है, और तीसरा विकल्प आपका मालवा का पठार है, और चौथा विकल्प है आपका बघेलखंड का पठार। तो जल्दी से बच्चा बता दीजिए, प्रश्न आपके सामने है। अभी किसी का बेटा आंसर नहीं आया है? चलिए कोई बात नहीं। रीवा पन्ना का पठार बेटा किस पठार में आता है? रीवा पन्ना का पठार। यह तो प्रश्न हुआ कि जवेरा का गुंबद किस पठार में आता है, लेकिन अगर हम यह पूछ लें कि जवेरा का गुंबद किस जिले में आता है, ऐसे भी तो हो सकता है, तो आप बता देंगे दमोह जिले में। इसी पर यहीं पर रानी दुर्गावती अभयारण्य भी है। नाम सुना होगा आपने रानी दुर्गावती का, मेडिकल हिस्ट्री में अकबर के सेनापति से युद्ध हुआ था जिसमें वो शहीद हो गई थी देश के लिए ना। चलिए, तो अगर जिला पूछेंगे तो दमोह, और पठार पूछेंगे तो रीवा का पन्ना का पठार। इसे बिंद कगार प्रदेश भी कहा जाता है, रीवा पन्ना के पठार को। ये मध्य उच्च प्रदेश का जो 5 भाग हैं उनमें से एक आता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं।
उमरिया जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों में स्थित पर्वतमाला या उमरिया जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियां किस पर्वतमाला में है? यह प्रश्न है आपका कि उमरिया जिले में जो बांधवगढ़ पहाड़ियां हैं वो किस पर्वतमाला में है या किस पर्वतमाला में स्थित है। उमरिया, पहली बात तो यह कि बांधवगढ़ जो पहाड़ियां हैं वो उमरिया जिले में, यह प्रश्न आपको बता रहा है कि उमरिया जिले में है बांधवगढ़ पहाड़ियां। अब वो पूछ रहा है कि ये कौन सी पर्वत श्रृंखला का भाग है। आपके ऑप्शंस हैं विंध्य, सह्याद्री, सतपुड़ा या नीलगिरी। जल्दी से बेटा प्रयास करिए, अभी किसी का आंसर नहीं आया है। जब भी कोई प्रश्न आपसे नहीं बनता तो फिर उसका आंसर क्या है ये छोड़ दीजिए, क्या नहीं हो सकता इस पर हम बात करें। कई बार प्रश्न में नेगेटिव निकालने पड़ते हैं। अगर हमें पॉजिटिव आंसर नहीं मिल रहा है, बेटा जीएस में एक अच्छी बात यह है, या तो आपको पता है या फिर नहीं पता, या तो है या फिर नहीं है। इसमें आप ज्यादा करेंगे तो प्रश्न का आंसर गलत हो जाएगा। तो क्या करें बेटा, हम इसमें से कौन सा नहीं है। अगर आपने सामान्य जीके भी पढ़ा है भारत का तो आप इसको नेगेटिव रूप से हल कर सकते हैं, नेगेटिव तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हैं। पहले बेटा आप आंसर दीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। जल्दी दीजिए बेटा, किसी ने आंसर नहीं दिया। चलिए अब देखिए इसको हम कैसे हल कर सकते हैं जब आपको इसका आंसर नहीं पता है। तो जैसे हमें पता है कि नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो साउथ इंडिया में है, एमपी में होंगी ही नहीं। समझ गए ना कि एमपी का जो पार्ट है वहां नीलगिरी नहीं है, नीलगिरी तो साउथ इंडिया में है। और आपने देखा हो यहां पर नीलगिरी है जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। तो प्रश्न पहले तो आंसर ये हो गया कि भैया नीलगिरी तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो हमने एक कम कर लिया, 3 विकल्प बचे। अभी और कम करते हैं। देखिए अब इसमें दिया हुआ है सह्याद्री। सह्याद्री बेटा ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, और इसी पश्चिमी घाट का नाम क्या है बेटा? सह्याद्री। बात समझ में आ रही है? इस बार बेटा सीडीएस में पूछा गया था कि सह्याद्री पर्वत को किस और नाम से जानते हैं, तो पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। तो बेटा 2 ऑप्शन हमने काट दिए, 4 विकल्पों में से 2 विकल्प हट गए। अब तुम्हारे पास बचे 2। अब आप चांस भी ले लेंगे तो भी प्रोबेबिलिटी में, प्रायिकता में तुम्हें फायदा होगा। कहां 4 थे, हमने 2 हटा दिए, अब 2 ही तो बचे। तो प्रोबेबिलिटी का नियम क्या कहता है कि संभावना सही होने की ज्यादा हो जाती है। तो जब आपसे प्रश्न ना बने तो आपको ऐसे खेलना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग खेलना है हमको। परीक्षा देना भी बेटा एक कला है। हाँ ये अलग बात है कि जब कला जवान होती तो कलाकार बूढ़ा हो जाता है, बट हम आपको बता रहे हैं ये चीज कि आप समय पर सीख लें इस चीज को। चलिए तो बेटा अब 2 प्रश्न बचे, विंध्याचल और सतपुड़ा। तो ये बेटा कहां पे आएगी? विंध्याचल में। बात बेटा क्लियर है? अब आपके प्रश्न का आंसर मिल गया कि भैया ये विंध्याचल पर्वतमाला में है। अब सुनिए और क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं जो बेहतर है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जुड़ रहे हैं, वो आप सुनिए। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, आ सकता क्या है, आया है बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस जिले में है? तो आप बता ही देंगे उमरिया जिले में। बोलो बच्चा, पहला प्रश्न हुआ किस जिले में है। दूसरा प्रश्न ये हुआ कि ये क्यों फेमस है पूरे भारत में, तो आप क्या बताएंगे? व्हाइट टाइगर। क्या बताएंगे बेटा? व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश में व्हाइट टाइगर के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? तो यही है। और एक बहुत शानदार प्रश्न कि भारत सरकार ने
भारत सरकार ने बैलून सफारी प्रोजेक्ट किस पार्क में शुरू किया है? तो इसी बांधवगढ़ पार्क में शुरू किया है। बेटा ये करंट का प्रश्न है, क्लियर है। और भारत में पहला जो व्हाइट टाइगर था वो मोहन था, ये भी याद रखना, जिसे राजा मार्तंड सिंह ने पकड़ा था, जिसे इसी बांधवगढ़ में रखा गया था, उसी से ये वंश वृद्धि हुई, तो ये याद रखेंगे। और बांधवगढ़ में जो उमरिया जिला है, यहीं जो बांधवगढ़ में जो किला है उसका नाम है बांधवगढ़ का किला। बेटा ये प्रश्न एमपीपीएससी ने पूछा था कि मध्य प्रदेश के किस किले को भाई का किला कहते हैं? तो बेटा बांधवगढ़ आंसर होगा। बांधवगढ़ किले को भाई का किला भी कहते हैं। और यहां से चरण गंगा नदी निकलती है। एक व्यापम ने पूछा था कि ऐसा कौन सा किला है जहां भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए दिखाया गया, उनका एक मूर्ति है, उनके चरणों से एक नदी निकल रही है, चरण गंगा, तो वो बेटा यही है बांधवगढ़। तो चरण गंगा का उद्गम जो है भगवान विष्णु के शेषनाग से, या भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, ये मूर्ति यहीं पर है बांधवगढ़ में। शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और उनके चरणों से एक नदी निकल रही है, नाम है चरण गंगा, और ये बांधवगढ़ के किले में है। और बांधवगढ़ उमरिया से है। एक प्रश्न बच्चों आपके लिए है कि उमरिया जिला किससे अलग हुआ था? जल्दी से कमेंट में बता दीजिए आप मुझे कि उमरिया जिला किस जिले से सेपरेट हुआ था। जल्दी से आंसर दे दीजिए। अकुल शर्मा का आंसर आया ए, बिल्कुल सही जवाब बेटा। कुल विंध्य प्रदेश, विंध्य है ही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं बेटा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पता होने के बाद भी ये प्रश्न आता है, कई बार पूछा गया है मध्य प्रदेश एग्जाम में कि भैया कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शंस, एमपी की सबसे ऊंची चोटी स्थित है कहां? सतपुड़ा श्रेणी में, मालवा के पठार में, विंध्याचल पठार में, या बुंदेलखंड के पठार में। जल्दी से बेटा आंसर बता दीजिए। अभी किसी का आंसर नहीं आया है। देखिए आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में सतपुड़ा मैकल श्रेणी है, ये एमपी का दूसरा भाग है। क्या है बेटा? सतपुड़ा मैकल श्रेणी है। ये बेटा एमपी में ऐसे फैला हुआ है, इसको हम बोलते हैं सतपुड़ा मैकल श्रेणी। इसका जो इसे इधर बेटा क्या बोलेंगे? पूर्वी भाग। बड़े ध्यान सुनना बेटा, अगर आप यहां सुन लिए और देख लिए तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा बेटा। हमारे पढ़ाने का तरीका एक ही है कि लाइव याद कराना, और आप मन लगाए रहे ना बेटा तो पक्का याद करा दूंगा आपको। ये बेटा क्या है? पूर्वी भाग है बेटा। ये इसका पश्चिमी भाग है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी का। रटना नहीं है, समझना है बेटा। ये क्या है? पूर्वी भाग है, ये क्या है? पश्चिमी भाग है। तो इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं? सतपुड़ा मैकल श्रेणी। अब देखिए इसके ये पार्ट हैं, अब इसे क्या बोलेंगे? पूर्वी भाग। इसे क्या बोलेंगे? पश्चिमी भाग। अब इसे क्या बोलेंगे? मध्य भाग। अब इससे जो एमपीपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं वही प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूं, उनके आंसर भी मैं दूंगा आपको, और आप नहीं बता पाएंगे तो। पश्चिमी भाग, मध्य भाग और पूर्वी भाग, पूरे का नाम सतपुड़ा मैकल श्रेणी। अब इसमें शुरुआत होती है क्वेश्चनों की। सतपुड़ा मैकल श्रेणी का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? बेटा कोई अंधा आदमी बता देगा बेटा, जल्दी से बता दीजिए कि सबसे चौड़ा भाग कौन सा है। तो आपको आंसर देना है पूर्वी भाग। क्लियर है? अब इसका सबसे सकरा भाग मतलब नैरो पार्ट कौन सा है? तो कोई बता देगा ये वाला पार्ट। अब आपको ये प्रश्न आसान लग रहे होंगे। ये प्रश्न एमपीपीएससी ने पूछा है कि इस श्रेणी का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है। क्लियर है? अब इनके नाम रखते हैं, नामकरण क्या है। ये वाला जो भाग है यहां से यहां तक बेटा, यहां से बेटा एमपी शुरू होता है, तो यहां पर है अलीराजपुर।
बेटा बहुत सारे प्रश्न निकलेंगे अगर आप मन लगाए रहे तो। अब यह प्रश्न आता है कि एमपी का पश्चिमी जिला कौन सा है? अलीराजपुर, जो झाबुआ से अलग हुआ था। क्लियर है ना? तो ये अलीराजपुर से कहां तक? बुरहानपुर तक। दिख रहा है ना बच्चा आपको? तो अलीराजपुर से बुरहानपुर तक का जो एरिया है इसे हम बोलते हैं राजपीपला की पहाड़ी। राजपीपला की पहाड़ी, या इसका एक नाम और है जिसे हम बोलते हैं बड़वानी की पहाड़ी। अब आपके समझ में आ रहा है ना बेटा? एक एक प्रश्न क्लियर हो जाएगा। तो पश्चिमी जो भाग है सबसे सकरा है, अलीराजपुर से बुरहान तक फैला हुआ है। अलीराजपुर सबसे पश्चिमी जिला है और बुरहानपुर सबसे दक्षिणी जिला है एमपी का, और जो ताप्ती नदी के किनारे है। सूर्यपुत्री ताप्ती। क्लियर है? बुरहानपुर। इसी किले में था असीरगढ़, जिसे हम कहते हैं दक्षिण का दरवाजा। अकबर ने कहा दक्षिण की चाबी। और इसी बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। खंडवा से अलग हुआ था, गांजा पैदा होता है। गांजा के उत्पादन में खंडवा नंबर 1 है, बुरहानपुर नंबर 2 है, फिर भी क्या बोलते हैं? गंजेड़ियों का स्वर्ग। तो ये पार्ट आपके समझ में आ गया कि राजपीपला की पहाड़ी इसका सतपुड़ा मैकल श्रेणी का सबसे पूर्वी भाग है और नैरो है। मध्य भाग की बात आती है तो मध्य भाग में बोलते हैं महादेव पर्वत। ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि महादेव पर्वत का हाईएस्ट चोटी कौन सा है? तो आप बताएंगे धूपगढ़, 1350 मीटर एमपी की सबसे हाईएस्ट चोटी। आप सतपुड़ा मैकल नहीं लगाएंगे, आप महादेव पर्वत लगाएंगे। ये विकल्प महादेव चुनेंगे, सतपुड़ा मत चुनना, नहीं तो गलत हो जाएगा। महादेव पर्वत, हाँ महादेव पर्वत ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम पूरी रेंज की बात कर रहे हैं। जैसे यहां दिया हुआ है, अगर यहां महादेव पर्वत होता तो हम महादेव पर्वत लगाते। चूंकि रेंज का नाम दिया है तो रेंज मतलब बड़ा पार्ट, उसका एक छोटा पार्ट महादेव पर्वत, ये मध्य भाग में है। और धूपगढ़ कहां है? पचमढ़ी में। और पचमढ़ी के बारे में तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कितने सारे बताए थे कि एमपी का पहला बायोस्फीयर पचमढ़ी, एमपी का पर्यटनों का स्वर्ग पचमढ़ी, ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी, सतपुड़ा की राजधानी पचमढ़ी, एमपी का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी, तवा नदी के किनारे होशंगाबाद जिले में। बहुत सारे मल्टी टाइम क्वेश्चंस पचमढ़ी। अब इसके हम बात करते हैं पूरी, जो सबसे चौड़ा है इसे बोलते हैं मैकल श्रेणी। क्या बोलते हैं बेटा? मैकल श्रेणी। ये सबसे चौड़ा भाग है। और बेटा ये बालाघाट से फैला हुआ है, बालाघाट से कहां तक बेटा? अनूपपुर तक। अनूपपुर सुना होगा आपने। तो बालाघाट से अनूपपुर तक मैकल श्रेणी, बालाघाट से बुरहानपुर तक मध्य भाग से महादेव पर्वत स्थित है, और इधर आपका पश्चिमी भाग जिसे हम बोलते हैं राजपीपला की पहाड़ी या बड़वानी। सतपुड़ा मैकल श्रेणी का ये ग्राफ है। इसको अगर आप एक बार समझ गए तो कभी आप नहीं भूलेंगे कहां पर क्या है। और मैकल श्रेणी का सबसे ऊंचा जो भाग है वो है अमरकंटक। और अमरकंटक तो आपने कई बार सुना होगा। यहां पर 3 नदियां निकलती हैं। कौन सी? नर्मदा, सोन और जोहिला। सोन में मिल जाती है और सोन बिहार में गंगा से मिल जाती है, और नर्मदा उल्टी बहती है। अच्छा, आपने कई बार पढ़ा है कि नर्मदा उल्टी बहती है। इस उल्टी बहने का थोड़ा बताएंगे अगर आप समझ में आ रहा हो तो? बेटा प्रश्न क्लियर है? सतपुड़ा मैकल श्रेणी का पूरा ड्राफ्ट, पूरा डायग्राम और क्या क्या इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको पूरे बता दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। बच्चों ज्यादा तो नहीं हो रहा? झेल पा रहे नहीं झेल पा रहे? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एमपी का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी कहां स्थित है?
अब इसमें तो कुछ आपको बताना ही नहीं है, आप आराम से बता पाएंगे। पिछले प्रश्न में ही पूरा कर दिया है क्लियर, पिछले प्रश्न में ही सारा क्लियर हो गया है, तो आप आराम से बता देंगे। महादेव पहाड़ी जो है एमपी का एकमात्र हिल स्टेशन है, पचमढ़ी पर्यटक स्वर्ग कहते हैं पर्यटकों का। बेटा मध्य प्रदेश में दो वर्ड आते हैं, एक पर्यटकों का स्वर्ग, एक पर्यटन नगरी। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि पर्यटन नगरी किसे कहते हैं मध्य प्रदेश में, पर्यटन नगरी एमपी में किसे कहा जाता है। और आपको पता हो तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। इसे तो बोलते हैं पर्यटकों का स्वर्ग पचमढ़ी को, जो महादेव पर्वत पर स्थित है, जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी का मध्य भाग है। ओके, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ, मध्य प्रदेश मुख्य रूप से है घाटी है, पहाड़ है, मैदान है या पठार है? जल्दी बेटा बताइए आंसर। देखो बेटा भूमि के तीन प्रकार हैं, पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत, पठार, मैदान। तो जल्दी से बताइए कि ये है क्या, पर्वत है, पठार है, मैदान है या घाटी है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश पठारी भाग है। क्या है बेटा? पठारी भाग है। तो बेटा क्या आंसर आएगा? पठार आएगा। तो याद करें मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिण भारत भी बोलते हैं इसको। तो दक्षिण भारत का जो उत्तरी भाग है वो हमारा मध्य प्रदेश है, इसलिए मध्य प्रदेश क्या है? पठारी भाग है। और पठार 33% एरिया पर पाए जाते हैं। ध्यान रखना, एक सिंपल सा प्रश्न है कि पठार पृथ्वी के कितने परसेंट एरिया पर विस्तृत हैं? तो 33% हैं। ओके, चलिए बेटा, तो आज कक्षा का यहीं समापन करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी 7 बजे, और कल हम आपके साथ एक टॉपिक और शुरू करेंगे, मध्य प्रदेश का इतिहास, क्योंकि जो अगला टॉपिक है इसका। तो कल मिलते हैं।